एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर करने वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री का पेपर लेके आए हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि ये पेपर कितने नंबर में डिवाइड होता है। बीए बीएड और जो अलग से बीए करते हैं उन दोनों के नंबर में फ़र्क होता है, लेकिन कोर्स एक ही होता है। क्वेश्चन आप चाहे तो इसके भी पढ़कर आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले हम पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न पत्र 3 भागों में विभाजित होगा, भाग अ, भाग ब, भाग स। भाग अ में 10 प्रश्न होंगे जो 1 नंबर का होता है। ये बीए बीएड का पेपर है 2021 का। फिर आगे हम आपको 2022 का जो बीए फर्स्ट ईयर का पेपर था उसके बारे में बताएंगे। ये बीए का पहला पेपर है जो बीए बीएड में भी आया था और बीए का भी आया था, फर्स्ट पेपर है। ठीक है। भाग ब में कुल 6 प्रश्न करने होते हैं जो 6 अंकों के होते हैं, यानी यूनिट वाइज होती है। फिर भाग स होता है जिसमें से 3 प्रश्न करने होते हैं। ये बीए बीएड का पेपर है। ठीक है। अब भाग अ की बात करते हैं तो जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल के किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों को इंगित कीजिए, यानी 2 केंद्रों के नाम बताने हैं। फिर दूसरा है, नव पाषाण काल की 2 प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएंगे, यानी जो नव पाषाण काल की क्या विशेषता थी वो इसमें बताना है। फिर तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता के 2 भारत स्थित केंद्रों के नाम बताइए। हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, जिसमें से आधे केंद्र भारत में है, आधे केंद्र पाकिस्तान में। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, भारत में कालीबंगा है, लोथल है, धोलावीरा है, तो वो नाम बताने हैं। फिर चौथा है, वैदिक युग की 2 प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं के नाम बताइए। इसमें इसका आंसर होगा सभा व समिति। फिर अब 5वां क्वेश्चन, मौर्य काल में नगर प्रशासन की किन्हीं 2 समितियों के नाम बताने हैं। इसमें आपको 6वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में दीवानी व फौजदारी न्याय की 2 अदालतों के नाम बताइए। इसमें पहले का तो नाम है धर्मस्थीय और दूसरा का नाम है कंटक शोधन। 7वां क्वेश्चन है, रुद्रदमन प्रथम द्वारा पराजित किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए, यानी जो उज्जैन के राजा रुद्रदमन थे उन्होंने किन 2 राज्यों को पराजित किया उनके बारे में बताना है। फिर 8वां है, गुप्त साम्राज्य से लिया गया। इसमें आर्यावर्त और दक्षिण के राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त की नीति का नाम बताइए, यानी समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार जब शुरू किया तब दक्षिण के राज्यों के प्रति उसने क्या नीति अपनाई थी उसके बारे में बताना है। फिर 9वां है, हर्षवर्धन द्वारा लिखित कृतियों के नाम बताइए। 10वां है, हर्षकालीन महामोक्ष परिषद का आयोजन क्या था। महामोक्ष परिषद का आयोजन क्या था। ये 10 क्वेश्चन हो गए। फिर अगला है भाग ब। इसका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातत्व संबंधी स्रोत कहाँ तक सहायक है। जैसा हम जानते हैं कि इतिहास को पढ़ने के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों में बांटा गया है। कुछ साहित्यिक स्रोतों से और पुरातात्विक स्रोतों से हम पता लगा सकते हैं कि इतिहास में क्या क्या हुआ। तो इसमें पुरातात्विक संबंधित स्रोतों के बारे में पूछा, यानी जो अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक है, उनसे क्या उनका निर्माण कब हुआ, किस राजा ने करवाया, तो इसके बारे में आपको बताना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके अथवा में है, भारत में पाषाणकालीन उपकरणों का वर्णन कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि पाषाण काल में पत्थरों से औजार बनाए जाते थे और अलग अलग तरीके के औजार थे, तो उनके बारे में आपको इसमें वर्णन करना है। अब है दूसरा यूनिट 2। दूसरा क्वेश्चन है इसका, उत्तर भारत में वृहत पाषाण युगीन संस्कृति का परिचय। अथवा में है, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन संस्कृति की, यानी पहले में तो है उत्तर भारत और दूसरे में है दक्षिण भारत। दोनों की क्या बतानी है, पाषाण युगीन संस्कृति की बतानी, यानी उत्तर भारत में क्या विकास हुआ और दक्षिण भारत में क्या विकास हुआ, उसके कैसा विकास हुआ उसके बारे में बताना है। तीसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य से लिया गया क्वेश्चन है। यूनिट तीसरी है इसकी।
चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का आकलन प्रस्तुत कीजिए। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, अपने राज्यों को फैलाया, चाणक्य की सहायता से उसकी उपलब्धियों के बारे में बताना है, किस किस से युद्ध किया उसके बारे में। और दूसरा है अशोक के धर्म का स्वरूप समझाइए। अशोक ने धर्म प्रतिपादन किया, उस धर्म में उसने क्या क्या सिद्धांत दिए, उसका पालन करना कितना ज़रूर था, उसके बारे में आपको बताना है। फिर यूनिट चौथी, इसमें कनिष्क की सैनिक उपलब्धियों का परीक्षण पूछा है। यानी कनिष्क की जो साम्राज्य निर्माण में जो सैनिक उपलब्धि थी, उसने जो युद्ध किए उसके बारे में। फिर है स्कंदगुप्त की उपलब्धियाँ, ये गुप्त साम्राज्य से लिया गया है। फिर है पांचवा, यूनिट पांचवा क्वेश्चन, गुप्तकालीन दर्शन के प्रमुख पक्षों का विश्लेषण कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि उस समय अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ था, अनेक विद्वानों ने उस समय अनेक ग्रंथ लिखे थे, तो उसके बारे में बताना है। और फिर इसका ही दूसरा क्वेश्चन है गुप्तकालीन स्थापत्य कला के विकास पर। बहुत सी इमारतें बनाई गई थी गुप्त काल के समय में, तो उनके बारे में वर्णन क्या करना है आपको। फिर है पार्ट सी, इसमें पीछे लिखा हुआ था कि आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से, तो आप देख लीजिए कौन सा कर सकते थे। पहला क्वेश्चन है ताम्र संस्कृति की विशेषताओं का प्रकाश डालिए। भारत में लौह युगीन संस्कृति की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तीसरा है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के आयामों का वर्णन कीजिए। मौर्य काल में स्तूप बनाए गए थे, भवन बनाए गए थे, विहार बनाए गए थे, चैत्य बनाए गए थे बौद्धों के लिए, उसका वर्णन करना है। फिर अगला है पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। पुष्यमित्र शुंग जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश का अंत करके जिसने शुंग वंश की नींव डाली थी, पुष्यमित्र शुंग जो बौद्धों का सबसे बड़ा शत्रु था, उसके बारे में बताना। फिर पांचवा है गुप्त काल में कला के विकास का निरूपण कीजिए। यानी किस तरीके से गुप्त काल में अलग अलग कलाओं का विकास हुआ, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, मंदिर कला, बाकी सब के बारे में आपको बताना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले पेपर मैंने डिस्कस किया था वो बीए बीएड फर्स्ट ईयर का था, जो इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं। और ये जो पेपर अब मैं बता रही हूँ वो 2022 का है, और अभी हुआ है बीए फर्स्ट ईयर का पेपर है, उसके बारे में। इसके नंबर अलग है, बस क्वेश्चन एक तरीके से एक जैसे ही बनते हैं, बस नंबर अलग है, एक ही कोर्स है। पहला क्वेश्चन है भाग, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। हम सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिससे मौर्यकालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है। और अर्थशास्त्र का निर्माण का लेखक चाणक्य है, जिसने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। इसका दूसरा क्वेश्चन है पुरापाषाण काल के 2 केंद्रों के नाम बताइए। फिर तीसरा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण। बहुत से कारण थे, कोई विद्वान कहता है कि बाढ़, नदी का प्रवाह मुड़ जाने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो गई, नदी का प्रवाह दूसरी जगह होने से कारण वहाँ पे सूखा हो गया, किसी आर्य ने भारत पर हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किया, जिस कारण से सभ्यता नष्ट हो गए। चौथा क्वेश्चन है किन्हीं 2 महापाषाणीय मृतक स्मारकों के नाम बताइए। पांचवा है मौर्यकालीन 2 साहित्यिक स्रोतों के नाम। एक तो अर्थशास्त्र हो गया और दूसरा आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर है छठा शुंग वंश का संस्थापक कौन था। मैंने पीछे बताया था कि मौर्य साम्राज्य का अंत करने वाला शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। फिर है सुदर्शन झील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। हम सब जानते हैं सुदर्शन झील गुजरात में स्थित है और ये बहुत ही फेमस प्रसिद्ध झील है। इसका 3 बार निर्माण हुआ है, इसका पुनर्निर्माण हुआ है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया था, फिर रुद्रदमन ने इसका वापस पुनर्निर्माण कराया जब ये थोड़ी सी टूट गई थी। फिर स्कंदगुप्त या फिर गुप्त साम्राज्य के एक शासक ने सुदर्शन झील के बारे में वापस पुनर्निर्माण कराया। तो 3 शासकों का संबंध इस झील से है, तो इसके बारे में आपको 2-3 लाइन में लिखना है। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी। ये तो हम जानते हैं कि कालिदास ने की थी। फिर है कन्नौज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। ये हैंसांग ने की थी। हैंसांग वही है जो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था।
हमारा 10वां क्वेश्चन है, इसमें भाग अ में तराइन का प्रथम युद्ध कब व किसके बीच लड़ा गया था। ये इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है जो पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक और मोहम्मद गोरी विदेशी आक्रमणकारी के बीच 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था। फिर है भाग ब में प्राचीन पहली यूनिट है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये क्वेश्चन BA लास्ट ईयर में भी आया था कि पुरातात्विक स्रोत कहाँ तक सहायक है। फिर दूसरा है नवपाषाण कालिक संस्कृति की विवेचना कीजिए। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी पीछे आया था, यानी BA जो पेपर अभी मैंने बताया आपको उसमें आया था। फिर है अथवा में यूनिट 2 वापस हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हमेशा कोई ना कोई सवाल आता रहता है, कभी केंद्रों के नाम, कभी उसकी नगर नियोजन की जो विशेषता होती है उसके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है अथवा में उसके वैदिक कालीन आर्थिक जीवन की विवेचना कीजिए। अब है यूनिट 3 जिसमें हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। इसमें है कनिष्क की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। ये पीछे भी पूछा गया था कि उसकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में बताइए। फिर है मौर्यकालीन स्थापत्य कला जो भाग C में आया था BA में, वापस वही रिपीट हो गया। फिर इसमें भी वही है, स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए जो पीछे मैंने आपको बताया। फिर है उसके अथवा में पांचवें के अथवा में है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का विवेचन कीजिए। यूनिट 5वीं छठा क्वेश्चन है गुप्तकालीन केंद्रीय प्रशासन की विवेचना कीजिए। पीछे आया था कि स्थापत्य कला के बारे में बताइए। अब अगला है कि सर्वोच्चता के लिए त्रिकोणीय संघर्ष की समीक्षा कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर 3 राज्यों के जो शासक थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसे त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं। ये 6 चरणों में हुआ था। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के बीच में ये युद्ध हुआ था जो बहुत ही लंबा चला था और अंत में जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे उन्होंने इस युद्ध को, इस संघर्ष को क्या है, जीत लिया था। अब है भाग सी। इसका पहला 7वां क्वेश्चन है पुरापाषाण कालीन संस्कृति की विवेचना कीजिए। फिर 8वां है इसका 8वां क्वेश्चन है इसका भारत में लोह युगीन संस्कृति की विवेचना कीजिए। 9वां है चंद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कीजिए जो पीछे भी आया था, उसमें उसकी सैनिक विजयों के बारे में पूछा गया था। फिर है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ये भी पीछे आया था। फिर लास्ट है मिहिर भोज प्रतिहार की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था जिसने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था और ये बहुत ही प्रतिभाशाली महत्वाकांक्षी शासक था। इसने अपने वंश को बहुत ही ऊपर पहुंचाया था, बहुत ही मतलब सर्वोच्च दर्जा दिया था और इसी के कारण ही आगे जाकर त्रिकोणीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों की जीत की संभावना बढ़ गई थी। तो ये थे वो पेपर जो 2020 और 2021 के हैं। आपको ये पेपर कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में, मतलब आपको कितना समझ में आया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।